मैं डॉक्टर शशि देपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर आर्ट्स के एक टॉपिक हड़प्पा सभ्यता, और इसका पार्ट 2 हम आज पढ़ेंगे। पार्ट 1 जो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आता है, उसके अंतर्गत हमने बात की हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसके परिचय और साथ ही साथ में हड़प्पा सभ्यता के नगरीय स्वरूप एवं उसकी विशेषताओं के बारे में। ये चैप्टर जो है ये यूनिट 4 के अंतर्गत है, और यूनिट 4 के अंतर्गत हम इसके राजनीतिक और आर्थिक संगठन के बारे में बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक स्थिति कैसी थी और आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की जब हम विशेषताओं की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम कह सकते हैं कि ये कांस्य काल की सभ्यता थी, और साथ ही साथ में ये नगरीय और व्यापार प्रधान सभ्यता थी। राजनीतिक और आर्थिक संगठन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने पूर्व में बात की, सर जॉन मार्शल ने कहा है कि यहाँ साधारण नागरिक सुविधा और विलास का जिस मात्रा में उपभोग करता था, उसकी तुलना समकालीन सभ्य संसार के अन्य भागों से नहीं हो सकती। यानी अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता जो है यहाँ का नगरीय जीवन था, व्यापारिक जीवन था, और आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से अगर हम इसकी चर्चा करें तो पूरी तरीके से सुनियोजित सभ्यता के रूप में, पूर्ण विकसित सभ्यता के रूप में हम इस सभ्यता को देखते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता के जो उत्खनन स्थल है वहाँ का एक दृश्य है, और किस प्रकार से नगरों के अवशेष हमें मिलते हैं, किस प्रकार से सुनियोजित नगर जो निर्माण किए जाते थे उसका हमें अवशेष मिलते हैं। और इससे हम अनुमान लगा सकते हैं, जैसा कि कहा गया कि जिस प्रकार से हमें यहाँ पर जो सामग्री मिलती है, जो भवनों के, नगरों के, और जिस प्रकार के अवशेष मिलते हैं, उनकी समरूपता, उनकी एक रूपता, उनके बनाने का जो तरीका है, उसका जो पैटर्न है, और इन सब को देखकर हमें लगता है कि कोई ना कोई अथॉरिटी वहाँ पर रही होगी जो इन सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही तरीके से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का कार्य करती होगी। तो ये क्या व्यवस्था थी, क्योंकि लिखित में हमें बहुत साक्ष्य नहीं मिलते हैं, या लिखित के साक्ष्य जो है वो हमें जो है स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे में जो कुछ यहाँ दिखाई देता है, जो कुछ पुरातात्विक सामग्री यहाँ पर प्राप्त होती है, उन पुरातात्विक सामग्री के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी। राजनीतिक स्थिति की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक स्थिति के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। विलर और पिगेट जो है, उनका मानना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में दक्षिणी मेसोपोटामिया की भांति ही पुरोहितों का शासन था। लिखित साक्ष्यों के अभाव और प्राप्त साक्ष्यों के अपाठ्य होने के कारण, क्योंकि उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन और शासन व्यवस्था के बारे में विस्तृत और प्रामाणिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में अन्य पक्षों की भांति हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन और शासन प्रबंध का ज्ञान जो है या जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ जो साक्ष्य हैं उन पर हमें निर्भर रहना पड़ता है। और एक समान नगर नियोजन, एक ही प्रकार के नगरों का बनाया जाना, भवन निर्माण कला, नगरों की साफ सफाई, नगरों का एक रूपता, समरूपता, एक समान नापतोल और एक ही प्रकार की लिपि, और इनके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा प्रदेश में या हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें एक सुसंगठित और प्रभावशाली राजनीतिक व्यवस्था प्रचलित थी। लेकिन कैसी राजनीतिक व्यवस्था प्रचलित थी इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। हंटर महोदय जो है, उनका मानना है कि सिंधुवासियों का शासन जो है वो जनतंत्रात्मक था। शासन सत्ता किसी एक व्यक्ति या राजा के हाथ में केंद्रित न होकर जनता के हाथ में रही होगी। पिगट मानते हैं कि सिंधु प्रदेश की शासन प्रणाली जो है वो धर्म प्रधान थी और धर्माधिकारियों का उस पर विशेष रूप से प्रभाव था। डॉक्टर बाशम जो है, उनका मानना है, वो भी इसी प्रकार की बात मानते हैं कि शायद यहाँ पर धर्माधिकारियों का शासन रहा होगा। इतिहासकार व्हीलियर जो है, उनका मानना है कि यहाँ की व्यवस्था
पुरोहितों के हाथ में रही होगी। तो प्रामाणिक साक्ष्यों के अभाव में जो है राजनीतिक स्थिति कैसे थी ये तो हम विषय स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि यहाँ सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया था और लोगों को जो है स्थानीय शासन का दायित्व जो है वो सौंपा होगा और प्रत्येक नगर में अपनी व्यवस्था, और कुछ नगर जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थे, इसके बारे में अनुमान लगाया जाता है। नगर नियोजन, पात्र परंपरा, उपकरण निर्माण, बाट परंपरा और इस तरीके के अगर माप बाट अगर इनको देखें कि उनके मानकीकरण और समरूपता जो है उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कोई प्रभावी राज सत्ता के पूर्ण और कुशल नियंत्रण तथा के में ही यह सभ्यता फली फूली होगी और विकसित हुई होगी। व्हीलर कहते हैं कि यह साम्राज्य जो इतनी दूर तक फैला हुआ था एक अच्छे प्रकार से शासित साम्राज्य था और इतना शासित साम्राज्य जो है विश्व में कहीं पर भी विद्यमान नहीं था। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई अथॉरिटी, यहाँ की पॉलिटिकल अथॉरिटी या राजनीतिक कोई ना कोई यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था रही होगी जो संपूर्ण जो सभ्यता है उसकी इस प्रकार की व्यवस्थाओं को देखने का कार्य करती होगी। अगर हम बात करें तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया होगा और इतने बड़े साम्राज्य को हम हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे जो उत्खनन स्थल है उसकी बात करते हैं और उन उत्खनन स्थलों में विशेष रूप से कुछ बड़े नगरों की बात करते हैं। जैसे तो उसके आधार पर कह सकते हैं कि इतने बड़े साम्राज्य में 4 प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र रहे होंगे और जिनमें जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो इस प्रकार से हर एरिया के या जो है भिन्न भिन्न भागों के आसपास के जो जगह है उनका केंद्र जो है इनमें से कोई रहा होगा और इस प्रकार से क्षेत्रीय केंद्र के रूप में हम इनको देख सकते हैं। राजनीतिक स्थिति कैसी थी, बहुत ज़्यादा हमें प्रमाण जो है इस संदर्भ में नहीं मिलते हैं उनके, जैसा कि हमने पूर्व में बात की कि हमें उनके समष्टिवादिनी सभ्यता होने के संकेत मिलते हैं, यानी कि राज्य सामग्री के स्थान पर हमें सार्वजनिक जीवन की सामग्री अधिक मिलती है। लेकिन फिर भी जैसे हमें गढ़ी के अवशेष मिलते हैं कई जगहों से, और जो नगर है उसके चारों तरफ जो है पक्की दीवार बनाकर या गढ़ी के रूप में बनाकर, और कई जगह नगर जो है ऊंचे टीले पर और नीचे टीले पर 2 टीलों पर बना हुआ है। तो ऊंचे टीले वाला जो गढ़ी का भाग है उसको हम कह सकते हैं कि वो प्रशासनिक कार्यों के लिए उसका निर्माण किया गया होगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्थाएं इस प्रकार की थी, लेकिन उसके स्पष्ट प्रमाण या स्पष्ट संकेत कि ये क्या था ऐसा हमें नहीं मिलता है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो गढ़ी के अवशेष की अगर हम बात करें तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि शायद राजनीतिक स्थिति जो है, राजनीतिक संचालन शायद वहाँ से होता होगा। और वर्तमान जो हरियाणा है उसके हिसार जिले में कुनाल नामक स्थान से कुछ समय पूर्व एक चांदी का राजमुकुट मिलता है। तो उससे कहते हैं कि शायद यहाँ पर राजाओं का अस्तित्व रहा होगा, लेकिन इसका पूरी तरीके से स्पष्ट जो है वो कुछ इसके बारे में नहीं कहा जा सकता और राजाओं के अस्तित्व के पूरी तरीके से पुष्ट प्रमाण जो है वो नहीं प्राप्त होते हैं। ना ही राजाओं की कोई मूर्तियाँ मिलती है, ना ही मोहरें मिलती है, ना उनके अंकन, ना राजमहल, ना राज सिंहासन, इस प्रकार के अवशेष नहीं मिलते। तो इससे हम ये अनुमान नहीं लगा सकते। संभवतः यहाँ पर सभी जो सार्वजनिक जीवन है उस प्रकार से सामूहिक रूप से लोग जो है अपना जीवन को जीते होंगे और कुछ अथॉरिटी, चाहे वो व्यापारिक वर्ग हो, क्योंकि ये नगरीय और व्यापारिक प्रधान सभ्यता थी, तो चाहे व्यापारी वर्ग की अथॉरिटी हो या फिर धार्मिक वर्ग के कोई ना कोई ऐसे थे जो इस सारी संपूर्ण व्यवस्थाओं का संचालन करते रहे होंगे। जैसा कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता में राजत्व का अधिकार विभिन्न वर्गों के कुलीन वर्गों के हाथ में था और कुलीन जो व्यक्ति थे उनके हाथ में था, जिनके पास नियंत्रण के विभिन्न केंद्र या सूत्र थे। और इस नियंत्रक वर्ग के अंतर्गत व्यापारी, पुजारी और जो प्रमुख जो व्यक्ति थे वो इसके अंदर सम्मिलित थे, जिनके पास कृषि, पशु संपदा, कच्चा माल आदि संसाधनों का अधिकार था। और इस प्रकार से यह संभव है कि एक प्राचीन जनतांत्रिक व्यवस्था जो है वो हड़प्पा सभ्यता में क्रियाशील रही होगी।
हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सुव्यवस्था, सुसंगठित नागरिक जीवन को देखते हुए ऐसा लगता है कि विभिन्न नगरों की नगर पालिकाओं की विभिन्न नगरों में, जैसे नगरों की साफ सफाई, नगरों का नियोजन, सुनियोजित नगर, इनको देख के लगता है कि कोई ना कोई जैसे नगर पालिका, नगर निगम जैसी कोई व्यवस्था वहाँ पर रही होगी और प्रत्येक नगर में संभवतः पुलिस या रक्षक जो है उनकी भी नियुक्ति की जाती होगी, ऐसा हमें अनुमान होता है। क्योंकि हमने जैसे कि बात की कि शांति मूलक क्योंकि जीवन था, अस्त्र शस्त्र बहुत कम संख्या में मिलते हैं, तो इससे लगता है कि वहाँ पर क्योंकि सब चीज़ें बहुत सही तरीके से एक खास विशेष पैटर्न के अंदर थी, सुनियोजित थी और समरूपता यहाँ पर देखी जाती है, तो उसके हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कोई ना कोई अथॉरिटी जो थी वो यहाँ पर थी, जो संपूर्ण व्यवस्थाओं की देखभाल करती थी। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर स्वरूप रहा होगा, नगर निर्माण योजना, एक ही प्रकार की लिपि, जैसा कि हमने बात की, नापतोल के साधन और जो उनका एक प्रकार का प्रयोग, मोहरों का चलन, और इनसे सबसे देखकर पता चलता है कि वो एक किसी प्रशासनिक सूत्र में बंधे होंगे, लेकिन इस स्पष्ट रूप से हम, क्योंकि लिखित में साक्ष्य नहीं मिलते, तो क्या स्वरूप था इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जनतांत्रिक व्यवस्था थी या पुरोहित शासन था, इसके बारे में पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया था और संभावित रूप से, जैसा कि हमने बात की कि 4 राजधानी भी, 4 प्रमुख केंद्र थे, और विशेष रूप से अगर हम बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 प्रमुख नगर थे जिनको हम इनकी राजधानी भी कह सकते हैं, और प्रमुख सेंटर के रूप में, प्रमुख केंद्र के रूप में ये पूरे के पूरे हड़प्पा जो सभ्यता है उसको जोड़ने का कार्य, और राजनीतिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो राजनीतिक अथॉरिटी के रूप में राजनीतिक जो व्यवस्था का संचालन करने का कार्य इसी रूप में होता होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। उसके पश्चात हम बात करते हैं उनके आर्थिक जीवन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था जो है उन्नत कृषि व्यवस्था और पर्याप्त मात्रा में कृषि उत्पादन, पशुपालन, विभिन्न उद्योग धंधों में दक्षता और आंतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित थी। जैसे इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि विशेष रूप से हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम कहते हैं कि एक नगरीय सभ्यता थी और व्यापार मूलक सभ्यता थी, लेकिन किसी भी जब आर्थिक जीवन की बात करते हैं तो किसी भी जो जीवन है या जिस भी व्यवस्था की बात करें तो उसका मूल आधार कृषि होती है। इसी प्रकार से यहाँ के आर्थिक जीवन का भी मूल आधार कृषि थी, जो बहुत उन्नत अवस्था में थी। कृषि और पशुपालन दोनों के हमें पर्याप्त रूप से संकेत और प्रमाण मिलते हैं, और साथ ही साथ में जो हम विशेष रूप से इसके विशेषताओं के अंतर्गत हमने बात की कि यह यहाँ की व्यवस्था जो है वो औद्योगिक विशेषीकरण और स्थानीयकरण पर अवलंबित थी। अधिकांश जो व्यवसाय, एक ही प्रकार के व्यापार करने वाले लोग, एक ही प्रकार के व्यवसायी जो है एक जगह पर रहते होंगे, एक मोहल्ले में रहते होंगे, इसको हम कह सकते हैं कि वो औद्योगिक विशेषीकरण और एक ही प्रकार के कार्य करते करते वे लोग दक्ष हो गए होंगे, इस प्रकार का हमें उदाहरण मिलता है। यह चित्र जो है ये वहाँ की जो मोहरें हैं, किस प्रकार से सील हमें वहाँ पर प्राप्त होती है, इसमें विभिन्न पशुओं के चित्र दिखाई दे रहे हैं, जैसे हाथी है, बैल है, गैंडा है, और साथ ही साथ में एक ये जो कांसे की मूर्ति है जो दैमाबाद से प्राप्त होती है महाराष्ट्र में, और इसके अंतर्गत किस प्रकार से रथ का संचालन किया जा सकता है। 2 पहियों का एक रथ है और किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है इस रथ को चला रहा है, ये दिखाई देता है। तो किन पशुओं के बारे में जानते थे, पशुपालन, क्या आर्थिक उनका स्टेटस था, इन सब के बारे में भी जानकारी हमें इन सभी साक्ष्यों से प्राप्त होती है। जो आर्थिक जीवन की, जैसा कि हमने बात की कि सबसे प्रमुख आधार आर्थिक जीवन का कृषि और कृषि के साथ में पशुपालन। तो कृषि की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में पर्याप्त जनसंख्या वाले महानगरों का उदय एक अत्यंत उपजाऊ प्रदेश की पृष्ठभूमि में ही संभव है। अधिकांश नगर सुनिश्चित सिंचाई की सुविधा से युक्त उपजाऊ नदी के तटों पर स्थित है। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी सभ्यताओं का, विश्व की सभ्यताओं और भारत के अंतर्गत हम जितनी भी सभ्यताओं की बात करते हैं तो प्राय सभी सभ्यताएं जो है किसी नदी के मुहाने पर स्थित थी। तो ऐसे में वहाँ पर उपजाऊ जो है तट पर स्थित होने के कारण वहाँ की जो कृषि है वहाँ पर अच्छी उन्नत अवस्था में रही होगी,
जलवायु की अनुकूलता, भूमि उर्वर क्योंकि नदी के मुहाने पर स्थित है, सिंचाई सुविधाओं के अनुरूप विभिन्न स्थलों पे जो है अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। यहाँ पर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो गेहूं के उत्पादन के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं और 2 प्रकार की जो गेहूं की किस्में जो है उगाई जाती है, इसके भी प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जौ और गेहूं 2 प्रमुख फसलों के रूप में जाने जाते हैं और दोनों की 2 प्रजाति मिलती है। और ये जो है इसके बाद में इसके अतिरिक्त जो है गेहूं और जौ के अतिरिक्त वहाँ पर खजूर, सरसों, तिल, राई, मटर आदि से भी वो परिचित थे। और बाद में आगे जाकर हमें रंगपुर और लोथल से चावल की उपज के प्रमाण भी मिलते हैं। प्रारंभिक में हमें चावल के इतने प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन बाद में जाकर लोथल और रंगपुर से चावल के प्रमाण मिलते हैं। और विशेष रूप से अगर हम हड़प्पा सभ्यता की पहचान या नाम की बात करें तो इसे सिंधु जो नाम है वो शायद जो कपास के कारण दिया गया कि कपास जो है उसकी यहाँ खेती होती थी और कपास जो है विश्व के इतिहास में सबसे पहले कपास की खेती जो है वो प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो हड़प्पा वासियों को दिया जाता है। तो हड़प्पा वासी जो है ये कपास जो है उनकी सबसे प्रमुख जो है फसल है, क्योंकि विश्व में सबसे पहले कपास का प्रयोग उनके द्वारा ही या उसकी फसल का प्रयोग उनके द्वारा ही किया गया। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता का जो प्रदेश है वो काफ़ी उर्वर था। मानसून के बाद यहाँ पर बाढ़ आती थी तो अच्छी यहाँ पर जो मिट्टी जो है वो बाढ़ की मिट्टी आती थी जो काफ़ी उपजाऊ होती थी और उसके कारण जो है हमें कृषि के पर्याप्त और अच्छी मात्रा में संकेत मिलते हैं। इसी प्रकार से कृषि की हम बात करें तो कालीबंगा से हमें जुते हुए खेतों का भी साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित है। इसके पश्चात हम बात करते हैं पशुपालन की। तो कौन कौन से पशु पाले जाते थे, क्योंकि हमें लिखित में साक्ष्य नहीं मिलते, तो जो कुछ हमें मिलते हैं जैसे अभी हमने मोहरे को देखा, इसी प्रकार से खिलौने मिलते हैं या जो कुछ भी साक्ष्य मिलते हैं उससे हम जान सकते हैं कि वे किन किन पशुओं से परिचित थे, कौन से पशुओं को पालते थे, किन पशुओं के बारे में वो जानते थे और किन के बारे में वो नहीं जानते थे। तो हमें खुदाई में मिलने वाले जो अस्थि अवशेष है, मृदभांड है, मोहरे हैं, मुद्रा अंकन है और खिलौनों से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, इनके बारे में इनको पर्याप्त जानकारी थी। हाथी और ऊँट के बारे में थोड़ी उनकी हड्डियाँ मिलती जो, लेकिन बहुत ज़्यादा मोहरों पर अंकन नहीं है तो उनके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं स्पष्ट रूप से मिल पाती। कुत्ते और बिल्ली भी उनके प्रमुख पशु थे जो पाले जाते थे। हिरणों की प्रजाति जो है उसके बारे में, कछुआ है, मछली है, इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। प्रारंभ में घोड़े के कोई अवशेष नहीं मिलते, लेकिन बाद में जो है लोथल से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिलती है। एक जबड़ा मिलता है जो लगता है कि वो घोड़े के जैसा जबड़ा है और घोड़े के कुछ प्रमाण जो है रंगपुर से, सुरकोटड़ा से और अन्य स्थलों से मिलते हैं। इससे हमें अनुमान होता है कि सब ये घोड़े के बारे में इससे परिचित होंगे, लेकिन घोड़ा इनका प्रमुख पशु था, इसके हमें अवशेष नहीं मिलते हैं। बहुत बाद में जाकर इसके कुछ प्रमाण हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं हड़प्पा वासियों के। ये जो चित्र है इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं, इसके अंदर विभिन्न चित्र है। जो खिलौने बनाए गए हैं विभिन्न पशुओं की आकृति के, यहाँ से जो योगी की मूर्ति मिलती है और साथ ही साथ में जैसे पशु की आकृति, गैंडे की आकृति और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो लिपि जो है वो पढ़ी नहीं गई है, आज तक समझ नहीं पाए हैं। ये एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो बहुत फेमस है और एक पशुपति जो है वो एक योगी की मूर्ति है, जिस योगी के बारे में हम जब हड़प्पा सभ्यता को डिटेल में पढ़ते तब हम पढ़ते कि एक योगी की मूर्ति मिलती है और वो योगी जो है उसके सिर पर सींग है और कुछ विद्वान कहते हैं कि उसके सिर पर सींग नहीं बल्कि पीछे त्रिशूल है और ये पशुपति शिव की मूर्ति है। इनके चारों तरफ जो है 4 जानवर बैठे हुए दर्शाए गए हैं और वो योग मुद्रा में बैठे हैं। ये हम इस चित्र को देखकर इस प्रकार से हमें कुछ पशुओं की मूर्तियाँ, खिलौने और साथ ही साथ में ये मनकी की माला जो है वो प्राप्त होती है। तो इनकी कलाकृतियाँ और कलाकृतियों के साथ साथ में इनको क्या आता था बनाना, क्या किस चीज़ से ये अवेयर थे, किस चीज़ से ये परिचित थे, ये सब जानकारी मिलती है। साथ ही साथ में इनकी कला कौशल जो है उसका परिचय भी हमें इनके माध्यम से होता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं उद्योग और शिल्प के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता जैसा कि हमने बात की कि ये काशी युगीन सभ्यता थी
तांबे के साथ टिन को मिलाकर जो है कांसा बनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से तांबा और कांसा दोनों धातुओं के उपकरण मिलते हैं, और लेकिन प्रयुक्त जो धातु है उसमें अमिश्रित तांबे का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। और कांसे और तांबे के सुंदर बर्तन हड़प्पा धातुकला के श्रेष्ठ उदाहरण है। साथ ही साथ में कांसे की मूर्तियाँ जो है वहाँ के जो धातुकर्मी हैं उनकी शिल्प कुशलता का एक बेहतरीन प्रमाण है। साथ ही साथ में तांबे के कई औजार मिलते हैं, जैसे अस्त्रों में उस तरह है, छेनी, चाकू, तीर का अग्रभाग, भाले का अग्रभाग, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे, आरियाँ, तलवारें आदि प्रमुख है। और कांसे की वस्तु में विभिन्न प्रकार के उपकरणों के अतिरिक्त जैसे कांसे की नर्तकी की मूर्ति, बैल, कुत्ते, पक्षी, पशु आदि की मूर्तियाँ जो है वह भी प्राप्त होती है। साथ ही साथ में सोने और चांदी का, स्वर्ण और रजत दोनों का प्रयोग करते थे। सोना जो है उसमें उसके मन के, ताबीज, सुई, जड़ाऊ, पिन और छोटे व्यक्तिगत आभूषणों जो है उसके निर्माण में सोने का प्रयोग किया जाता था। और सोने की बजाय जो है चांदी का प्रचलन अधिक था, और इसका अनुमान चांदी से निर्मित बड़े बर्तनों जो है वो मिलते हैं उनसे लगाया जा सकता है। और इस प्रकार से इसके अतिरिक्त जो है मिट्टी से, मृद भांड से मिट्टी के बर्तन वो बनाया करते थे। और मृद भांड, मनके, मोहरे, मृद भांड जो है वो लाल और गुलाबी रंग के होते थे, और मृद भांड जो है बिना चित्रण वाले जो है वो जो है अधिकांश मिलते हैं, और चित्रित बर्तनों की संख्या जो है वो थोड़ी कम मिलती है। और उस पर चमकदार लेप लगा होता था, डिज़ाइन बनाई जाती थी, ज्यामिति चित्र, रेखाएं, फूल पत्तियाँ, पशु पक्षी जो है वो भी बनाए जाते थे। साथ ही साथ में यहाँ पर जो सामग्री मिलती है उसमें शैल खड़ी की बनी मोहरें या सील है, मनके है, आभूषण। और मनकों के बारे में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उसका एक विकसित उद्योग जो है वह था। मनकों के निर्मित आभूषण सिंधु सभ्यता की कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। विशेष रूप से यहाँ पर हम बात करेंगे चंदहुदड़ो और लोथल में मनके बनाने के कारखाना जो है वो मिलता है। और सोने, चांदी, तांबे, चीनी मिट्टी, शैल खड़ी, थोड़े साधारण पत्थर जो है वो हम कह सकते हैं जो ज़्यादा बहुमूल्य नहीं है, शिपी, शंख और मिट्टी आदि से मनके बनाए जाते थे। फिर उनको सफाई से काटा जाता था, उनको बींधा जाता था और उनका प्रयोग किया जाता था। मोहरे बनाने का शिल्प भी बहुत अधिक विकसित था। मिट्टी, धातु, पत्थर की मूर्तियाँ आदि में ये दक्ष शिल्पी रहे होंगे। और लोथल और बालाकोट से विकसित जो सीप उद्योग है उसके भी प्रमाण मिलते हैं। साथ ही साथ में सूत की कताई, सूती वस्त्रों की बुनाई आदि के धंधे भी यहाँ पर विकसित थे। तो इस प्रकार से उद्योग और शिल्प की दृष्टि से बहुत विकसित हड़प्पा सभ्यता का हमें अवशेष मिलते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं व्यापार और वाणिज्य की, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता है कि यह एक तो नगरीय सभ्यता थी और साथ ही साथ में नगरीय और व्यापार प्रधान सभ्यता थी। तो यहाँ का व्यापार वाणिज्य जो है पूर्ण रूप से विकसित था। आंतरिक व्यापार अत्यंत विकसित अवस्था में था। कृषि उत्पादों का तैयार माल से विनिमय प्राय नगरों और अन्य व्यापारिक केंद्रों पर होता था। उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल राजस्थान, गुजरात, दक्षिण भारत, सिंध, बलूचिस्तान के आंतरिक क्षेत्रों के अतिरिक्त बाहर से भी मंगाया जाता था, जैसे अफ़गानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया आदि से आता था। तांबे की अगर हम बात करें, क्योंकि तांबे का बहुतायत से प्रयोग होता था, तो तांबे का मुख्य स्रोत राजस्थान में खेतड़ी की खानें थी। खेतड़ी से आता था। सोना मैसूर से आता था। चांदी ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगवाई जाती थी। और बहुमूल्य पत्थर भी बाहर से आते थे, जैसे नीलम महाराष्ट्र से, संगमरमर जो है राजस्थान से, और स्फटिक और दूसरी चीज़ें जो है वो सौराष्ट्र और पश्चिमी भारत से आते थे। तो साथ ही साथ में इनका दूसरे देशों के साथ में व्यापारिक संबंध था। इसके हमें एग्जाम्पल मिलते हैं, यानी दूसरे देशों में यहाँ की कुछ मोहरें और वहाँ की इन मोहरों का यहाँ पर मिलना, उससे अनुमान लगाया जाता है कि विदेशी व्यापार जो था वो समृद्ध अवस्था में था। मेसोपोटामिया के साथ में व्यापारिक संबंध होने के पुरातात्विक और साहित्यिक प्रमाण मिलते हैं। मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों में हमें जो है सिंधु सभ्यता की लगभग 2 दर्जन के लगभग मोहरें मिलती है। और कुछ विद्वानों का मानना है कि मेसोपोटामिया में हड़प्पा वासियों के व्यापारियों की बस्ती थी।
और एक वहाँ की पट्टिका में भी जो है कुछ उल्लेख मिलता है, जिससे अनुमान होता है कि उनके हड़प्पा सभ्यता के साथ में या सिंधु वासियों के साथ में व्यापारिक संबंध थे। पश्चिमी एशियाई देशों के साथ विदेशी व्यापार के भी स्पष्ट प्रमाण जो है वो लोथल से मिलते हैं, जहाँ एक विशेष प्रकार की गोलाकार बटन जैसी मोहर मिलती है, और वह जो है उससे अनुमान लगाया जाता है कि इनका व्यापारिक दूसरे देशों के साथ में, फारस की खाड़ी, बहरीन, उनके साथ में व्यापारिक आदान प्रदान होता होगा। इसका हमें उदाहरण या इसका हमें वो मिलता है, प्रमाण मिलता है। वस्तु विनिमय की प्रणाली का उपयोग जो है वो व्यापार के लिए किया जाता था, और सिक्कों का अस्तित्व, मोहरें मिलती है लेकिन सिक्कों का अस्तित्व कॉइन की उसका प्रयोग किया जाता था व्यापार के लिए, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता है। और छापे या मोहरे जो है, सील्स जो है, उनका प्रयोग जरूर करते थे लेकिन उस तरीके का प्रयोग नहीं करते थे। विभिन्न स्थलों से बहुत बड़ी संख्या में मिले एक निश्चित मापतोल के बाटों ने आंतरिक क्रियाकलाप को आसान बनाया होगा। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के विशाल विस्तार क्षेत्र में पाए गए जो बाट है या जो माप है, उनके आकार, प्रकार, वजन जो है उसमें आश्चर्यजनक रूप से समरूपता दिखाई देती है। और इस समरूपता के कारण हम, जैसा कि हम बात कर रहे थे, कि राजनीतिक दृष्टि से भी कोई ना कोई वहाँ की पे ऐसी अथॉरिटी रही होगी जो संपूर्ण व्यवस्था को एक रूप बनाए रखने का कार्य करती होगी। और इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन जो है वह भी पूरी तरीके से, बहुत अधिक जो है वो पूरी तरीके से विकसित था। और एक हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का समुचित विकास हुआ, जिसने हड़प्पा के जो लोग हैं या नागरिक स्वरूप है उसको संवारने में अपनी विशेष भूमिका निभाई होगी। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और नगरीय जीवन या धार्मिक जीवन, जिसकी भी अगर हम बात करें तो जितने भी साक्ष्य और प्रमाण हमें हड़प्पा सभ्यता के मिलते हैं, जो उत्खनन में प्राप्त होते हैं, जो नगरों के ढांचे मिलते हैं, उन नगरों के ढांचों के अतिरिक्त जितनी भी सामग्री प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत हम उनके जो मोहरें हैं विभिन्न प्रकार की, जो उनके दैनिक जीवन की उपयोगी सामग्री है, खिलौने हैं, हथियार है, अस्त्र शस्त्र हैं, उनके जो आभूषण या उनकी श्रृंगार का सामग्री या जितनी भी सामग्री प्राप्त होती है, उनसे उनकी जो कलाकृतियाँ हैं, उनसे उनके आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन की पर्याप्त जानकारी हम इस रूप में प्राप्त कर सकते हैं।